नमस्ते दोस्तों। बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि क्या हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इन शॉर्ट, हमें डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जाकर पैसे डालने चाहिए या फिर किसी एडवाइज़र के थ्रू मार्केट में पैसे डालने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर मुझे पूछा जाए तो बेनिफिट्स भी है इसके और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर बेनिफिट की बात की जाए तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये होता है कि आपका ब्रोकरेज बच सकता है। इससे ज़्यादा कोई मेरे हिसाब से बेनिफिट नहीं होगा। और ब्रोकरेज ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है। अगर आप बहुत सारा वेल्थ क्रिएट करते हो तो थोड़ा सा ब्रोकरेज का डेंट ऐसा दिख सकता है, वरना छोटे पैमाने पे ये कुछ नहीं होता। लेकिन इसके जो लॉसेस है उसको अगर देखा जाए तो 8-9 प्रकार के लॉसेस आप अगर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको हो सकते हैं। पहला लॉस है कि लैक ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बिगिनर हो, आपको कुछ पता नहीं है, तो उस वक्त आपके पास प्रोफेशनल एडवाइस होनी बहुत ज़रूरी है, हेल्प होनी बहुत ज़रूरी है, जो आप मिस कर सकते हो। फिर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। दूसरा जो लॉस आप कर सकते हो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, आपको जो रिसर्च है या फिर मॉनिटरिंग की बात होती है वो किस तरीके से करते पता नहीं होता। और फिर आप ये भी आपको ना पता होने की वजह से रिसर्च ठीक से नहीं करेंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा। और बट ऑब्वियस इसका इफेक्ट जो है वो मॉनिटरिंग ठीक से ना करने की वजह से आपके रिटर्न्स पे आएगा। रिस्क ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। अभी मिस्टेक्स क्या होती है कि फिर हम खुद जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी की एडवाइस नहीं है, किसी की हेल्प नहीं है, इन दिस सर्कमस्टेंसेस कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो जो भी रूमर चलता है, जो भी बात आती है, उसके बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, चर्निंग करते हैं, आज ये फंड कल वो फंड। तो रिस्क होती है क्या, तो आप बहुत सारे मिस्टेक करो इन प्रोसेस में। सबसे बड़ी मिस्टेक तो मैं आपको दिखाऊंगा इसी वीडियो में, अंत तक इसको ज़रूर देखें। मिस्टेक ये है कि जो टॉपर होता है उसको चेस करने की कोशिश करते हैं। जो टॉपर है वो हमेशा टॉपर नहीं रहता है, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। फिर इमोशनल डिसीजन मेकिंग होती है, तो जैसा इमोशन आएगा, आज मुझे लगता है कि यार ये तो डूब जाएगा, डर लग रहा है, तो डर के मारे इन्वेस्टमेंट होगी, या निकल जाएंगे आप, या फिर कभी ग्रीड आएगा, उस हिसाब से आप काम करोगे। तो ये जो होता है इमोशनल डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही हार्मफुल होती है। दैट्स वाई मुझे लगता है कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नहीं जाना चाहिए। फिर लिमिटेड एक्सेस टू रिसर्च एंड टूल्स, पता नहीं होते टूल्स किस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। इन्वेस्टिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं, उसका एक्सेस नहीं है। रिसर्च किस तरीके से रिपोर्ट्स निकलते हैं, क्या रिसर्च रिपोर्ट कह रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है, और हम डिसीजन करते रहते हैं, तो फिर हमें बेटर रिटर्न नहीं बन सकते हैं। फिर हाइयर ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी आपको लग सकती है। हमें लगता है कि हम तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें कहाँ का ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट वो तो नहीं है, लेकिन आप बार बार बाय सेल कर सकते हो, तो एंट्री एग्जिट लोड के चार्जेस आपको लग सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जो लोग मिस्टेक करते हैं वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लैक ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लोग क्या करते हैं कि चलो अभी मार्केट तो महंगा हो गया, तो मैं अभी जो SIP है उसको बंद कर देता हूँ, और फिर जैसे ही सस्ता हो जाएगा मैं शुरू कर देता हूँ। या फिर उनको लगता है कि मैं लमसम जब मार्केट नीचे आएगा तो वन टाइम पैसे पुश करूँगा और फिर मुझे रिटर्न बनेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। और ये सारे जो आप आपके बिहाफ पे डिसीजन लेते हो, ये आपके रिटर्न्स को बहुत ही हार्मफुल होते हैं। दैट्स वाई मैं मानता हूँ कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। कि कुछ छोटा सा ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में, जो लोग बहुत बड़ा करके बता रहे हैं, एक्चुअली बहुत ही छोटा ब्रोकरेज होता है, उसको बचाने के चक्कर में आप दिस काइंड ऑफ मिस्टेक यू विल डू। मैंने बहुत सारे डायरेक्ट इन्वेस्टर को देखा है कि वो कहते हैं अभी मार्केट महंगा है, हम पैसा जमा कर रहे हैं सेविंग अकाउंट में, और एक दिन जब सस्ता हो जाएगा तो पुश कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसे रिटर्न नहीं बनते हैं। और फिर बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है नए जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए। तो मुझे लगता है कि हमें ये जो कॉम्प्लेक्सिटी से अगर बचना है तो एक्सपर्ट के पास जाना ही सही बात है। और फिर नो हैंड होल्डिंग। मार्केट जो वॉलेटिलिटी होती है उसमें आपको कोई ना कोई हैंड होल्डिंग आपके साथ खड़ा रहने वाला चाहिए, जो आपको बार बार गाइड करे, हेल्प करे, हौसला दे, तब जाके आप रहेंगे इस मार्केट में और पैसे भी बनाएंगे, वरना आप कुछ नहीं बनाएंगे। तो ये 8-9 मिस्टेक मेरे हिसाब से लॉसेस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हो सकते हैं, लेकिन ये लॉसेस आपको बहुत बड़ा हार्म भी कर सकते हैं। तो इनसे अब बचना है तो एक्सपर्ट की एडवाइस से ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें।
एमफी की रिपोर्ट ये बताती है कि जो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंटर होते हैं वो टॉप की 3 म्यूचुअल फंड कंपनी जिनको रेटिंग होती है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब टॉप की रेटिंग की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो मैंने यहाँ पर 2010 से 2019 तक के आंकड़े यहाँ पर लेते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी जो था 2011 में तीसरे पायदान पे था, 2013 में फर्स्ट पायदान पे था और बाद में कहीं पर भी नहीं है, तो टॉप 3 में वो नहीं है। तो जो लोग यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने वो बाकी के स्टॉक मिस कर दिए। या फिर कैनरा रिबोको 2020 में सेकेंड रैंक पे था। तो टॉप 3 की बात अगर करें तो इस तरीके से कोई भी कंसिस्टेंटली टॉप 1, टॉप 2 या टॉप 3 में नहीं रहता है। ये चार्ट यही बताता है। SBI फोकस इक्विटी 2011-12 में टॉप 1 पे था, उसके बाद वो कहीं पर भी टॉप पर नहीं आया, टॉप 3 में भी नहीं आया। तो हम लोग रिटर्न देख के या रेटिंग देख के अगर इन्वेस्टमेंट का चयन करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। और फिर आगे ये चार्ट भी बताता है, आगे ये चार्ट ET मनी से मैंने दिया हुआ। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 2011 में थर्ड पायदान पे, 2012 में 32, 2013 में 1, 2014 में 8, 2015 में 12। तो ये इस तरीके से परफॉर्मिंग फंड्स, तो कंसिस्टेंसी किसी के भी पास नहीं है। SBI फोकस इक्विटी 11-12 में नंबर 1 था, उसके बाद सीधा 75 रैंक पे चला गया, 14 रैंक पे, 28 रैंक पे, 60 रैंक पे, 9 रैंक पे, 39 रैंक पे, 5 रैंक पे, 26 रैंक पे। तो आप ये जो मिस्टेक्स करोगे ये फिर अनअवॉइडेबल है। अभी भी लार्ज कैप परफॉर्म कर रहा था 2019-20 के टाइम पे बहुत ही जोर शोर से, तो सभी लोग टॉप में थे, तो ब्लू चिप कर रहे थे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2-3 साल अगर आप देखेंगे अभी तो उसमें कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया और अभी मिड कैप स्मॉल कैप अट्रैक्टिव रिटर्न दिख रहे हैं। तो ये जो डायरेक्ट वाले लोग हैं वो पूरा भाग रहे उधर, और उधर भाग रहे तो दिक्कत ये है कि अभी वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो मिड कैप स्मॉल कैप ये ओवर वैल्यूड हो चुका है, यहाँ पे रिटर्न नहीं बनेंगे। एक्चुअली जहाँ जो अभी टॉपर नहीं है, जो अभी बॉटम में जिसकी कोई रैंक नहीं है, वो अभी ब्लू चिप या लार्ज कैप कंपनीज रिटर्न बनाएंगी। तो मेरे हिसाब से आप एक छोटा सा ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में आप बहुत सारे लॉसेस कर रहे हो। तो आप थोड़े अगर कुछ समझ है आपको तो मुझे लगता है कि आपको किसी भी एक्सपर्ट के पास ज़रूर कंसल्टिंग के लिए जाना चाहिए और उनके मार्गदर्शन के अंडर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत अच्छा वेल्थ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और सिंपल मैं हर बार बताता हूँ कि आप अगर बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, यूट्यूब को देखकर इंजेक्शन नहीं लेते हो, दवाई नहीं लेते हो। आप पे कोई केस हो जाता है तो आप एडवोकेट के पास चले जाते हो, खुद से केस लड़ने के लिए नहीं जाते। उसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट में फेल हो रहे हो या दिक्कतें आ रही है तो आपको ज़रूर किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए, उसकी मदद से करना चाहिए। कहीं पर भी ईगो ना रखें। और कोई तो बता रहा है कि पैसे बहुत जा रहे हैं तो आपको बताऊं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें डेफिनेटली उस ब्रोकर को कुछ पैसे मिल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं कंपेयर टू अदर एनी एसेट क्लास। उसके परसेंटेज 50 पैसे या एवरेजली 50 पैसे 60 पैसे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर आप लमसम में 1 लाख उसको इन्वेस्टमेंट के लिए देते हो तो उसको साल में 500 या 600 रुपये मिलेंगे, वो भी डिवाइडेड बाय 12 मिलेंगे। 1 लाख रुपए कोई एक जगह पे नहीं देता। 1000, 2000, 5000 की SIP या 10,000 की SIP आप देते हो, लेकिन हाँ उसकी जो आपकी अमाउंट अगर वेल्थ बहुत बड़ी बन जाएगी तो उस पर उसको कुछ पैसे मिल सकते हैं, लेकिन उतनी वेल्थ बनाने के लिए उसकी आपको ज़रूरत होगी और उसके बदले में अगर उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं तो आपको कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी आपका एडवाइज़र रहे उसके साथ बने रहे। और एक सलाह मेरी रहेगी कि 2 डॉक्टर की दवाई मत लें। अगर आप बीमार हो तो 2 डॉक्टर के ये कुछ दे रहा है वो कुछ दे रहा है तो आपकी बीमारी बढ़ेगी ना कि घटेगी। तो एडवाइज़र भी आपके पास एक ही होना चाहिए। 10 लोगों के साथ कंसल्ट करके या ये कैसा कर रहा है वो कैसा कर रहा है आप अगर करोगे तो भी आप वेल्थ नहीं बनाओगे और फिर प्रॉब्लम में चले जाओगे। तो आपके पास एक ही एडवाइज़र होना चाहिए, एक ही इसके साथ बने रहो। 10 लोगों के पास नहीं जाए, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं जानता है। हाँ, कुछ लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है मार्केट का, तो डेफिनेटली ऐसे लोग ढूंढे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए और आपको एडवाइज़र के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और बहुत सारे अनक्लेम पैसे भी मार्केट में पड़े हुए हैं जिसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया। आप इन्वेस्टमेंट अगर आपके परिवारजनों के लिए कर रहे हैं और आपके पैसे भी अनक्लेम रहे, अगर घर वालों को पता ही नहीं आपने इन्वेस्टमेंट की तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के साथ आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके क्या सुझाव है, अगर आप देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।